everyone, welcome back to the Galaxy of Electrical Engineering. So I'm back with another video regarding power system MCQ questions by CL Wadhwa. So I hope you are liking this series. अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. For the system shown in diagram below, a line to ground fault on the line side of the transformer is equivalent to dash. So आप यहाँ देख सकते हो there is one figure और यहाँ इस पॉइंट पे फॉल्ट ऑकर हो गया. ठीक है, अगर ट्रांसफार्मर के एक साइड पे फॉल्ट ऑकर हो गया और कौन सा फॉल्ट ऑकर हो रहा है, एलजी फॉल्ट ऑकर हो रहा है. सो अगर हम जनरेटर साइड में कंसिडर करेंगे सो ये कौन से फॉल्ट से इक्विवेलेंट फॉल्ट होने वाला है. ठीक है, LG fault on transformer side is equivalent to what kind of fault on generator side. So I would like to tell कि अगर LG fault occur हो रहा है, LG fault on transformer side is equivalent to LL fault on generator side. On generator side. So जो correct answer है for this given question is option number B. So a line to line fault on generator side of the transformer is equivalent to line to ground fault on transformer side. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. So चलिए next question की ओर. The positive sequence component of voltage at the point of fault is 0 when it is a dash. So यहाँ क्या दिया गया है, positive sequence component, that means but voltage का दिया गया है. ठीक है, so VA1 positive sequence component, this is VA1 positive. Negative sequence VA2, this is negative sequence component, and VA0 is zero sequence component of वोल्टेज एट फॉल्ट. बट यहाँ क्या दिया गया है कि जो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट का वैल्यू है एट पॉइंट ऑफ फॉल्ट इज गोइंग टू बी 0 व्हेन इट इज विच फॉल्ट. सो फॉल्ट कौन सा होने वाला है एंड एट दैट पॉइंट पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज इज गोइंग टू बी 0. सो ये कौन सा होने वाला है, इट इज नन अदर देन थ्री फेज फॉल्ट. थ्री फेज फॉल्ट. वाई थ्री फेज फॉल्ट हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था फॉल्ट के बारे में. सो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा होगा, दैट मीन्स वीडियो नंबर 10, अगर उसे नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके देखिए क्योंकि हमने उस वीडियो में इस चार्ट को डिस्कस कर लिया था. बट यहाँ मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताना चाहूंगी. सबसे लास्ट में है थ्री फेज फॉल्ट. सो थ्री फेज फॉल्ट के केस में क्या होता है, जो फॉल्ट करंट होता है is equivalent to positive sequence component of current, that is IA1. Similarly, जो sequence current का relation होता है IA1 is equals to IA, because IA ये original component है और जो negative sequence और zero sequence current होता है वो zero हो जाता है. Similarly, जो voltages होते हैं, जो sequence voltages होते हैं, that is going to be zero in case of three phase fault. ठीक है, इन केस ऑफ थ्री फेज फॉल्ट. सो VA1 का वैल्यू 0, VA2 का भी वैल्यू 0 और VA0 का भी वैल्यू 0. सो क्वेश्चन में पूछा गया था कि VA1 का वैल्यू 0 किस केस में होता है. सो ये थ्री फेज फॉल्ट के केस में ही होता है. सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. सो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. टिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. So options are the negative and zero sequence voltages are maximum at fault point and decreases toward the neutral. The negative and zero sequence voltages are minimum at the fault point and increases towards the neutral. The negative sequence is maximum and zero sequence is minimum at the fault point and decreases and increases respectively towards the neutral. So आपको पता है कि जब भी fault occur होता है, so whenever there is occurrence of fault, जो हमारे सीक्वेंस कंपोनेंट होते हैं वो एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं. सो व्हेन देयर इज नो फॉल्ट, व्हेन देयर इज नो फॉल्ट, सो नो फॉल्ट के केस में केवल पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ही प्रेजेंट होता है क्योंकि ये पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ही ओरिजिनल कंपोनेंट होता है. इट इज नन अदर देन ओरिजिनल कंपोनेंट. ठीक है, बट whenever
there is fault at fault condition, पॉजिटिव सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, निगेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट होता है एंड सिमिलरली जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट भी प्रेजेंट हो जाता है. बट ये पॉजिटिव सीक्वेंस नो फॉल्ट केस में भी प्रेजेंट होता है और फॉल्ट केस में भी प्रेजेंट होता है. बट फॉल्ट केस में जो न्यू दो कंपोनेंट आते हैं, जो न्यू सीक्वेंस कंपोनेंट आते हैं, दैट इज निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट. सो फॉल्ट के केस में क्या होता है, जब भी फॉल्ट ऑकर होता है तब निगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट का वैल्यू ज्यादा होता है एट फॉल्ट पॉइंट. सो निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट मैक्सिमम होते हैं. ये कैसे मैक्सिमम होते हैं? एट फॉल्ट पॉइंट. ठीक है. एंड डिक्रीजेस टूवर्ड न्यूट्रल. ठीक है. बट अगर हमने कंसिडर किया नो फॉल्ट कंडीशन में, क्या निगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं? नहीं. अगर प्रेजेंट ही नहीं होंगे दैट मीन्स जीरो होगा उनका वैल्यू कैसे होगा? जीरो. बट फॉल्ट कंडीशन में वैल्यू मैक्सिमम होता है निगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट का. सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. द निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस वोल्टेजेस आर मैक्सिमम एट फॉल्ट पॉइंट and decreases towards neutral. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. So moving towards next question. For complete protection of three-phase line, options are 3-phase and 3 earth fault relays are required. 3-phase 2 earth fault relays are required. 2-phase and 2 earth fault relays are required. And last one is 2-phase and 1 earth fault relays are required. So अगर हमें 3-phase लाइन को completely protect करना होगा, so जो most appropriate जो ऑप्शन होने वाला है that is going to be 2-phase and 1 earth fault relay. हम इन चारों को भी यूज करके 3-phase लाइन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी ओनली. सो ऑप्शन नंबर डी से ही हम अप्रोप्रिएट वे में, क्योंकि 2 फेज है, ठीक है, 2 फेज और 1 अर्थ फॉल्ट रिले, दैट मीन्स जो नंबर ऑफ कंपोनेंट है वो कम है. सो नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर कम होंगे दैट इट इज इकोनॉमिकल. ये थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा अगर आपने ऑप्शन ए बी सी को यूज करके 3-phase लाइन को प्रोटेक्ट कर लिया तो थोड़ा सा इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा. ठीक है. बट आप चारों भी ऑप्शन को यूज करके कंप्लीटली 3-phase लाइन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 2-phase एंड 1 earth fault relays are required. So ऑप्शन नंबर डी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. द फेज कंपैरेटर्स इन केस ऑफ स्टैटिक रिलेज एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज नॉर्मली आर डैश. सो ऑप्शंस आर sine and cosine comparator respectively, cosine and sine comparator respectively, both cosine comparator and both are sine comparator. So I would like to tell कि जो static relay होता है, ठीक है, यहाँ क्या दिया गया है, phase comparator पूछा गया है in case of static relay and electromechanical relay. So static relay का जो फेज कंपैरेटर होता है, फेज कंपैरेटर is nothing but cosine, and in case of electromechanical इसमें जो कंपैरेटर होता है that is nothing but sine comparator. So जो करेक्ट ऑप्शन है that is nothing but ऑप्शन नंबर बी. सो स्टैटिक के लिए कोसाइन,
और इलेक्ट्रोमैकेनिकल के लिए साइन कंपैरेटर ही यूज होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, the order of lightning discharge current is dash. So options are 10,000 ampere, 100 ampere, 1 ampere and 1 micro ampere. So आपको पता है कि जो lightning discharge होता है, lightning discharge, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। सो क्या ये 1 एम्पियर होगा? नो। क्या ये 100 एम्पियर होगा? नो। क्या ये 1 माइक्रो एम्पियर होगा? नो। ये होने वाला है 10 किलो एम्पियर। सो रेंज क्या हो सकता है लाइटनिंग डिस्चार्ज करंट का? सो जो रेंज होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 10 किलो एम्पियर से लेके तो 200 किलो एम्पियर तक का लाइटनिंग डिस्चार्ज करंट होता है एंड इट इज वेरी डेंजरस, ठीक है। सो जो ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, the magnetizing inrush current in a transformer is rich in dash. सो यहाँ पूछा गया है मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट के बारे में। सो जो मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट होता है उसमें कौन से हार्मोनिक्स होते हैं? सो मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट में सेकेंड हार्मोनिक्स होता है और मैग्नेटाइजिंग करंट में थर्ड हार्मोनिक होता है। सो वी हैव वन चार्ट हियर। So magnetizing inrush current is rich in second harmonics, and magnetizing current is rich in third harmonics. But हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमें क्वेश्चन में मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट के बारे में पूछा गया है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। सो द मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट इन अ ट्रांसफॉर्मर इज रिच इन second harmonic. So option number D is only correct answer for this. So moving towards next question, for effective use of counterpoise wire dash. So options are its leakage resistance should be greater than the surge impedance, its leakage resistance should be less than the surge impedance, its leakage resistance should be equal to surge impedance and the two resistances may have any relation. So आपको पता है जो काउंटर पॉइज होता है इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि क्या होता है काउंटर पॉइज वायर। इट इज नथिंग बट ये एक बरीड वायर होता है, ठीक है। हम क्यों इसे यूज करते हैं वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, बट स्टिल जिसने वीडियो नहीं देखा होगा प्रीवियस, सो हम उसे और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो जो काउंटर पॉइज वायर होता है ये एक बरीड कंडक्टर होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील, ठीक है। एंड इफ द सॉइल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई एट आवर लोकेशन देन काउंटर पॉइज वायर आर यूज्ड। सो अगर हमारा टावर है, ठीक है, इफ वी हैव वन टावर और जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है टावर के नीचे, अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, अगर सॉइल का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा देन हम काउंटर पॉइज वायर को यूज करते हैं। बट हम क्यों यूज करते हैं? इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टावर फुटिंग रेजिस्टेंस। सो टावर के नीचे का जो रेजिस्टेंस होगा उसे रिड्यूस करने के लिए हम काउंटर पॉइज वायर को यूज करते हैं, ठीक है। और जो काउंटर पॉइज होता है ये गैल्वेनाइज्ड स्टील रॉड होता है विच इज प्रोवाइडेड इन ग्राउंड। सो ये हमारा क्वेश्चन है, while selecting a counterpoise it is necessary that leakage resistance, so जो leakage resistance होता है counterpoise का, leakage resistance होता है counterpoise का, it should always smaller than surge impedance. So surge impedance से ये हमेशा small होना चाहिए, ये selection criteria होता है counterpoise का, ठीक है। जो इफेक्टिव एप्लीकेशन होता है काउंटर पॉइज का, इट शुड बी बरीड इनटू द ग्राउंड टू द डेप्थ ऑफ जस्ट इनफ टू अवॉइड द थेफ्ट, ठीक है। सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, सो हमें पूछा गया था कि इफेक्टिव यूज ऑफ काउंटर पॉइज वायर क्या होता है। सो इट इज नन अदर देन, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? सो लीकेज रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन ZS, दैट मीन्स सर्ज इम्पिडेंस। सो आपको ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? सो इट इज एन ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन,
The inertia constant of two groups of machine which do not swing together are m1 and m2. The equivalent inertia constant of the machine is dash. So swing मशीन के बारे में हमने बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी 2-3 बार डिस्कस कर लिया था. सो स्टिल आई वुड लाइक टू शो कि हमने क्या डिस्कस किया था. सो अगर दो मशीन्स है एंड दे आर स्विंगिंग टुगेदर, सो एम इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा समेशन ऑफ इंडिविजुअल एम वैल्यूज. सिमिलरली एच इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा समेशन ऑफ इंडिविजुअल एच. बट व्हेन दिस मशीन आर नॉट स्विंगिंग टुगेदर, सो जो इक्विवेलेंट वैल्यूज आएगा एच का भी और एम का भी, सो इट इज गोइंग टू बी द इनवर्स ऑफ इंडिविजुअल एच वैल्यूज. सो हमें उसका इनवर्स करना होगा और सारे के सारे वैल्यूज का समेशन करना होगा. सो इट इज नथिंग बट summation of inverse of individual h values, similarly summation of inverse of individual m values. ठीक है. सो अगर दो सिंक्रोनस जनरेटर पैरेलल में रन कर रहे होंगे देन दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट फॉर कोहेरेंट ऑपरेशन. अगर दो सिंक्रोनस मोटर साथ में चल रहे होंगे देन दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट फॉर कोहेरेंट ऑपरेशन. बट अगर एक सिंक्रोनस जनरेटर और एक सिंक्रोनस मोटर साथ में रन कर रहे होंगे देन दे विल कंट्रीब्यूट फॉर कोहेरेंट ऑपरेशन. सो जो कोहेरेंट ऑपरेशन होता है वो इम्प्रूव करता है स्टेबिलिटी, बट नॉन कोहेरेंट ऑपरेशन विल डिक्रीज द सिस्टम स्टेबिलिटी. सो जब भी ऑपरेशन करना होगा देन यू हैव टू मेक श्योर कि दो सिंक्रोनस जनरेटर या फिर दो सिंक्रोनस मोटर ही साथ में रन कर रहे होंगे. आपको इंडिविजुअल एक सिंक्रोनस मोटर और एक सिंक्रोनस जनरेटर रन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट कोई कोई केस होता है जिसमें हमें रन करना होता है. ठीक है. बट इफेक्ट क्या होता है अगर एक जनरेटर और एक सिंक्रोनस मोटर को हमने साथ में रन कराया तो जो स्टेबिलिटी होती है सिस्टम की वो डिक्रीज हो जाती है. ठीक है. सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज नथिंग बट एम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना था ना हमें. तो एम इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आएगा? एम इक्विवेलेंट इज नथिंग बट हमने अभी देखा था. ठीक है. यहाँ आप देख सकते हो हमने अभी देखा था. सो 1 बाय एम इक्विवेलेंट, 1 बाय एम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय m1 प्लस 1 बाय m2. जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट m1 प्लस m2 बाय m1 m2. बट वी नीड टू फाइंड आउट m इक्विवेलेंट. सो आपको बस इनवर्स करना होगा देन यू आर गोइंग टू गेट m1 m2 बाय m1 प्लस m2. सो इट इज एन ऑप्शन नंबर ए. सो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सो हमारा क्वेश्चन है इफ द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम आर 1 हेनरी एंड 0.01 माइक्रोफेरेड रिस्पेक्टिवली एंड the instantaneous value of a current interrupted is 10 amperes. The value of shunt resistance across the breaker for critical damping is dash. So options are 100 kilo ohms, 10 kilo ohms, 5 kilo ohms and 1 kilo ohms. So आपको पता है कि रेजिस्टेंस स्विचिंग जब भी हम करते हैं देन जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है is equals to 1 by 2 under root L by C. So whenever we are doing resistance switching, so जो resistance का value होता है that is nothing but R is equals to 1 by 2 under root L by C. So हमने फर्स्ट या फिर सेकेंड वीडियो में ही ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि रेजिस्टेंस स्विचिंग क्या होता है. सो जो चार्ट हमने डिस्कस किया था सो दिस इज दिस वन. सो आई होप आपको याद होगा. अगर आपको याद नहीं होगा तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी से डिस्कस कर लेंगे. सो जो रेजिस्टेंस स्विचिंग होता है वो क्या होता है? इट इज नथिंग बट हम रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर. सो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस में हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं. इसे ही हम रेजिस्टेंस स्विचिंग कहेंगे. और हम क्यों रेजिस्टेंस स्विचिंग करते हैं? इट इज डन to reduce the effect of restriking voltage, also to reduce the effect of current chopping and transient voltage surge. जो वैल्यू होता है रेजिस्टेंस का
जो हम कनेक्ट करते हैं सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस में इज नथिंग बट R इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट LC. So here we have different types of system damping. So critical damping के लिए जो resistance का value होता है is equals to 1/2 under root LC. For over damping के लिए this value is less. ठीक है, R का value should be less than 1/2 under root LC. अंडर डैम्पिंग के लिए R का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए. R वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1/2 अंडर रूट LC. एंड फॉर अनडैम्प्ड सिस्टम R का वैल्यू इट शुड बी इंफिनिटी. ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट R का वैल्यू. सो आप L और C का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर 1/2. L का वैल्यू क्या है? L इज नथिंग बट 1 हेनरी बाय 0.01 into 10 to the power minus 6. So when you will solve this, you are going to get 10 to the power 4/2. That means 10/2 and here kilo ohms. So 10/2 is nothing but 5 kilo ohms. So जो correct answer है for this given question is option number C. So option number C is only correct answer for this. So I hope आज जितने भी questions हमने discuss किए वो आपको समझ में आए होंगे. सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स तक भी मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू गाइस.